अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। और अब एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तों की फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट का अफ्रीकैन को 25 सितंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। आइंदा मुकदमात की समाअत के लिए बेंचेस की तश्कील 2 सीनियर 3 जजेस की मुशावरत से होगी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा। मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त कवरेज। अदालत उस्मा से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की कार्रवाई पीटीवी न्यूज और पीटीवी नेशनल पर बराह रास्त नशर की गई। इंतहाई अहम मुकदमे की तवील दुरानिये की बराह रास्त नशरियात को पेशावराना अंदाज में आवाम तक पहुंचाया गया, जिस पर पीटीवी न्यूज की टीम तहसीन की मुस्तहिक है। निगरां वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की मुबारकबाद। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज रात अमरीका पहुंच रहे हैं। जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की मईशत की बहाली और सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमती तरजीहात से अक़वाम आलम को आगाह करेंगे। इलाकाई सूरत हाल बिलखुसूस अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र दुनिया के सामने रखेंगे। दौरे में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। मारूफ अमरीकी थिंक टैंक्स का दौरा भी वज़ीर-ए-आज़म के शेड्यूल में शामिल। सरमायाकारी के लिए महफूज और साजगार माहौल जरूरी है। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मस्तनुआत की कीमतों की बुनियाद पर मकामी तौर पर कीमतों का तयन होता है। अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। इंतखाबी अमल में मुआविनत हमारी जिम्मेदारी है। इंतखाबात के नतीजे में आने वाली हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल कर देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटर बैंक में डॉलर 90 पैसे सस्ता 295 रुपए 95 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 297 रुपए रही। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 49 पॉइंट्स का इजाफा। बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ मुल्क भर में भरपूर क्रैकडाउन। लाहौर रीजन में मजीद 396, फेस्को रीजन में 1125 और मैपको रीजन में बिजली चोरी के 136 कनेक्शंस पकड़े गए। करोड़ों रुपए का जुर्माना। केस्को टीम्स की जानिब से भी भरपूर ऑपरेशन। 42 नादहिंदगान के कनेक्शंस मुनक़ता। गैपको रीजन में 611 गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। 4 करोड़ 70 लाख रुपए जुर्माना। 503 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाई। जेहलम में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज पर छापा। 4 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। गुजरावाला जोन में भी हवाला हुंडी और गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंज का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 अफराद गिरफ्तार। लाखों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद।
ذخیرہ اندوز جو تھے ان کے خلاف ایک اچھا کریک ڈاؤن ہوا. چینی کی جو قیمت تھی وہ 200 سے زیادہ ہو چکی تھی، لیکن اس اقدام کی وجہ سے کافی ساری نیچے آئی ہے. جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں پازیٹیو ہو رہے ہیں، اس کا تسلسل قائم رہنا چاہیے. جو پچھلی حکومتیں گزری ہیں ان کو یہ اقدام بہت پہلے اٹھانا چاہیے تھا، اس لیے کہ عوام بہت شدید کرب میں تھے. جو بھی اس قسم کی جو مافیا ہے یہ حکومت اس پہ کام کر رہی ہے، ایکشن لے رہی ہے. اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کارروائیاں، عوام کا نگراں حکومت اور پاک فوج کی کاوشوں کا خیر مقدم. چینی اسمگلنگ اور ڈالر مافیا کے خلاف اقدامات سے قیمتوں میں کمی ہوئی. مودی سرکار کی بد انتظامی سے توجہ ہٹانے کی بھونڈی کوششیں. انتخابات سے قبل سیاسی مفاد کے لیے من گھڑت آپریشنز کی جھوٹی خبریں پھیلانا شروع کر دیں. پلوامہ جیسے فالس فلیگ آپریشن کا ایک اور ڈرامہ. مقصد پاکستان پر الزام لگا کر مقبوضہ کشمیر سے عالمی توجہ ہٹانا ہے. مضبوط اپوزیشن کے مقابلے کے لیے مودی کے پاس ابھی کوئی ایجنڈا ہے نہیں ہے. وہ چاہے گا کہ اس کو سیکورٹی ایشو کو الیکشن ایشو بنا کے ہندوستان کے لوگوں کو ایک دفعہ پھر بیوقوف بنایا جائے. یہ جو بھارت کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایک تو مودی الیکشن جیتنے کے لیے کر رہا ہے. وقت آیا تو ہم اپنی فوج کے ساتھ شرم شرم انشاءاللہ لڑیں گے. کنٹرول لائن پر در اندازی کا بھارتی مذموم پروپیگنڈا. چکوٹی سیکٹر سے متصل علاقوں کے عوام کی شدید مذمت. کنٹرول لائن پر مکمل طور پر امن ہے. بھارت خوامخواہ شور مچا رہا ہے. کسی بھی مشکل گھڑی میں پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے. بھارتی پروپیگنڈے کا مقصد محض سیاسی مفادات کا حصول ہے. تحریک آزادی کو دبانے کے لیے مودی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے. مقبوضہ کشمیر میں بدنام زمانہ کوبرا فورسز کی کمپنیاں تعینات. پرتشدد کارروائیوں کے دوران اسرائیلی ساختہ ڈرونز اور کیمیائی اور جدید ترین ہتھیاروں کا استعمال. متنازع علاقے میں عالمی قوانین اور کنونشنز کی کھلم کھلا خلاف ورزی. کینیڈا اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ. G20 اجلاس کے موقع پر نریندر مودی کا جسٹن ٹروڈو سے غیر مناسب رویہ. کینیڈا نے بھارت کے ساتھ طے شدہ تجارتی مشن ملتوی کر دیا. مودی کی سکھ مظاہرین سے نمٹنے کے سلسلے میں کینیڈا پر تنقید. ہر شہری کو پرامن احتجاج اور آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے. وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا جواب. یوکرین اور روسی افواج کے درمیان شدید لڑائی. باخموت میں یوکرینی فوج کی پیش قدمی. کلیشچیو کا پر دوبارہ قبضہ کرنے کا دعویٰ. روسی افواج نے حملے پسپا کر دیے. جوابی حملوں میں یوکرینی فوج کا بھاری نقصان ہوا. روسی وزارت دفاع. لیبیا میں تباہ کن سیلاب. ہلاکتوں کی تعداد 3,900 سے تجاوز کر گئی. 10,000 سے زائد لاپتہ. 46,000 افراد بے گھر. درنا میں 800 سے زائد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. 6,000 سے زائد عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا. چینی وزیر خارجہ وانگ جی اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کے درمیان مالٹا میں ملاقات. دو طرفہ تعلقات، سیکیورٹی، یوکرین تنازع اور تائیوان سمیت دیگر اہم امور پر گفتگو. مشترکہ تعلقات اور جہاز رانی اور ایشیا پیسیفک کے معاملات پر باہمی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق. ایشیا کپ کے فائنل میں نہ پہنچنے کے باوجود پاکستان ICC ون ڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر آ گیا. جنوبی افریقہ کے ہاتھوں شکست پر آسٹریلیا تیسرے نمبر پر. بھارت کی ٹیم دوسرے نمبر پر موجود. اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں مساوی اجرت کا دن. پیرس میں معروف شاعر عاطف توقیر کے شعری مجموعے کی تقریب پذیرائی. اور اسلام آباد میں پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف کارروائیوں سے متعلق رپورٹس بھی آج کے خبرنامے میں شامل. ناظرین، سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے. ملک کی تاریخ میں پہلی بار عدالت عظمیٰ کی کارروائی پاکستان ٹیلی ویژن نے براہ راست نشر کی. تفصیل بتا رہے ہیں اعجاز حسین. 15 رکنی فل کورٹ کے سربراہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آئندہ کے مقدمات کی سماعت کے لیے بینچز کی تشکیل دونوں سینئر ترین ججز جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن سے مشاورت کے بعد ہوگی. دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ ضروری نہیں کہ ہر بار پارلیمنٹ پر سوال اٹھایا جائے. قانون سازی سے کسی کی حق تلفی نہیں ہوئی.
انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد اتنی زیادہ نہ ہوتی تو شاید پارلیمنٹ کو اس قانون سازی کی ضرورت پیش نہ آتی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ انا اور تکبر کوئی چیز نہیں، مان لیں کہ ہم سب سے غلطیاں ہوئیں، ملک کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ بینچ کے ارکان جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ پارلیمنٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کے انتظامی اور عدالتی معاملات کے حوالے سے قانون سازی اداروں کے مابین اختیارات کے توازن کے نظریے کے خلاف ہے۔ اگر یہ کام شروع ہو گیا تو اس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا۔ بینچ کے رکن جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ دنیا کے کسی ملک میں چیف جسٹس کی طرف سے بینچز تشکیل دینے کا تصور موجود نہیں۔ چیف جسٹس کے اختیارات کو عدلیہ کی آزادی سے نہ جوڑا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتیں عوام کے مقدمات کی سماعت کے لیے ہیں، عوام کا فورم پارلیمنٹ ہے۔ اگر پارلیمنٹ اپنے عوام کے مقدمات کی بہتر سماعت کے لیے قانون سازی کرتی ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ بینچ کے رکن جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بینچز کی تشکیل کے پرانے طریقہ کار کے تحت تمام تر اختیارات ایک شخص کو سونپے گئے تھے۔ چیف جسٹس کو بلا شرکت غیر بینچز تشکیل دینے کے لامحدود اختیارات دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ عدالت عظمیٰ کی بہتری کے لیے ہے، اس قانون سے عدلیہ کی آزادی میں کمی نہیں، اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار عدالت عظمیٰ کی کارروائی براہ راست نشر کی۔ طویل عدالتی کارروائی کی کامیاب نشریات پر اطلاعات و نشریات کے نگراں وفاقی وزیر مرتضیٰ سولنگی نے پاکستان ٹیلی ویژن کو مبارکباد دی۔ اعجاز حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ عام آدمی کی مشکلات کا ادراک ہے، مسائل کے حل کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکس نظام میں بہتری سے عام آدمی پر بوجھ کم ہوگا، ٹیکس نظام میں اصلاحات ناگزیر ہیں، ہمیں اپنے ٹیکس بیس میں اضافہ کرنا ہوگا۔ ملک میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کی بنیاد پر ملکی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل جو کروڈ آئل کی پرائسز ہوتی ہیں اس کے تحت ان کا تعین ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے بین الاقوامی منڈی میں اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو کچھ معیشتوں کے لیے، کچھ مملکتوں کے لیے جو پیٹرو ڈالرز پہ ان کی اکانومی کی ڈپینڈنسی ان کے لیے تو بہت بہتر ہے، لیکن ہماری جیسے جو انرجی ڈیفیشنٹ یا ہائیڈرو کاربن ڈیفیشنٹ ممالک ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ جب تک ہم ان دا لانگ رن یا مڈ ٹرم میں اپنے نظام ٹیکس کو جو ہے درست نہیں کریں گے تو ہمارے یہ بوجھ جو ہے نا یہ اسی طرح شفٹ ہوتا رہے گا۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں جو ہمارے دائرہ اختیار میں ہیں اس پہ ہماری پوری توجہ ہے، فوکس ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نگراں حکومت آئینی طریقہ کار کے تحت قائم ہوئی، انتخابی عمل کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت ہماری ذمہ داری ہے، انتخابات کے نتیجے میں آنے والی حکومت کو اقتدار منتقل کر دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان حکومت کے ترجمان کی حیثیت سے 2 سال کام کیا، کبھی تنخواہ نہیں لی، عام آدمی کی آسانی کے لیے کم سے کم اجرت میں اضافہ ہونا چاہیے، انتظامی اقدامات کے ذریعے وسائل میں اضافے پر توجہ ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں شرکت کے لیے آج رات امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم جمعے کے روز جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے، تفصیل بتا رہے ہیں اسد یار خان۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی عالمی رہنماؤں کو اپنی ترجیحات اور خیالات سے دنیا کو آگاہی کا موقع فراہم کرتی ہے۔ 193 رکن ملکوں پر مشتمل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عام بحث کا آغاز سیکرٹری جنرل کے خطاب سے ہوگا۔ جنرل اسمبلی کے صدر ڈینس فرانسس 26 ستمبر تک جاری رہنے والی عام بحث کی صدارت کریں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 22 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم پاکستان کے موقف اور ترجیحات کو اجاگر کریں گے۔ وزیر اعظم مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کا اعادہ کریں گے۔ وہ ملکی معیشت کی بحالی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے حکومتی ترجیحات سے اقوام عالم کو آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم علاقائی صورتحال بالخصوص افغانستان کے تناظر میں پاکستان کا نقطہ نظر دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ نیو یارک میں اپنے قیام کے دوران وزیر اعظم اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے بلائی گئی کلائمیٹ ایمبیشن سمٹ میں شرکت کریں گے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے۔
मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली वक्त का तकाजा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में सेहत, तालीम, सिनफी मसावत, माहौलियात और गुर्बत के खात्मे समेत पायदार तरक्याती अहदाफ के 17 नुकात के उसूल पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। इस हवाले से होने वाला आला सतह इजलास आलमी रहनुमाओं को 2030 के एजेंडे की तकमील के लिए हिकमत अमली वज़ा करने का मौका फराम करेगा। वबाई अमराज से बचाव, टीबी की कंट्रोल और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से मुतल्लिक आला सतह मुबाहिसे भी जनरल असम्बली इजलास के मौके पर शेड्यूल है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें तय है। वो आलमी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से मुलाकात में उन्हें पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। मारूफ अमरीकी थिंक टैंक्स का दौरा वज़ीर आज़म के शेड्यूल में शामिल है। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मिशन का दौरा किया। मिशन आमद पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब मोहम्मद आमिर खान ने उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी मिशन के दीगर हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से अक़वाम मुत्तहिदा के अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन के नुमाइंदे मेजर एंजल मोरातास ने न्यूयॉर्क में मुलाकात की है। अक़वाम मुत्तहिदा के अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन का मकसद मुल्कों और लोगों के दरमियान ताउन का फ़रोग़ और मुआशरे में तकसीम का खात्मा है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि इस वक्त दुनिया को कई संगीन चैलेंजेस का सामना है, जिनमें जंगों के बायस ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़, आलमी हिद्दत में इजाफा, आलमी वबाएँ और कसाद बाज़ारी जैसे चैलेंजेस शामिल हैं। इन चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म बेहतरीन हल पेश कर सकता है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, ये तफसील बताएंगे शाहरुख शफी। पाकिस्तान टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है। समाजी तरक्की और मईशत की बेहतरी के लिए सरमायाकारी बहुत जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के होने वाले इजलास में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, वहीं इनकी दो तरफा मुलाकातें मुख्तलिफ सरमायाकार कंपनियों से भी शेड्यूल हैं, जो मुल्क में सरमायाकारी लाने में मुआवन साबित होंगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है, जबकि कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। हम इस मौका पर लॉस एंड डैमेज फंड में हमारे साथ किए गए वादों को पूरा करने की यकीनदानी चाहेंगे। मुनीर अकरम ने कहा कि जनूबी एशिया का अमन मसला कश्मीर के साथ जुड़ा है। हम इस मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक चाहते हैं। हमारी पहला कोर इशू है कश्मीर, और कश्मीर के ऊपर हम हर वक्त अपनी पोजीशन जो बरकरार रखते हैं उसको रीअफर्म करेंगे, और कश्मीर का जो मसला है उसका हल हम चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं और जो प्लेबिसिट उस रेजोल्यूशंस में मांगा गया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम चाहते हैं। हिंदुस्तान ने बहुत तरीके ढूंढे हैं, एक मैं कहता हूँ फोर्स इस्तेमाल किया, फ्रॉड भी इस्तेमाल किया। अब उन्होंने बस अपनी फ़ौज 9 लाख फ़ौज खड़ी की है और उससे उन्होंने धौंस लगाई है, और जो कश्मीरी अवाम के साथ जो ज़्यादतियाँ उन्होंने की हैं वो कर रहे हैं, और उससे उनकी आवाज़ बंद की है। मुनीर अकरम ने कहा कि पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का ये इजलास अहम किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर अहम किरदार अदा कर रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान को UN में अहम हैसियत हासिल है। बावजूद जो हिंदुस्तान हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करता है, हमारी लीडरशिप प्रेसिडेंसी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल पाकिस्तान के पास थी, जो चेयरमैनशिप लीडरशिप ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया वो हमारे पास थी। पाकिस्तान इज लीडिंग द लाइक माइंडेड ग्रुप, हिंदुस्तान बाहर रह गया। एक सवाल के जवाब में मुनीर अकरम ने कहा कि G20 इजलास में इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई है, लेकिन ये G20 का प्रोजेक्ट नहीं, जबकि इसके मुकाबले में चीन का CPEC एक हकीकत है। ये जो है वो G20 का प्रपोजल नहीं था, ये प्रपोजल था जो मुल्क जो शामिल हैं इसमें उनका प्रपोजल था। वो पेश किया गया G20 की समिट के दौरान, पर G20 का प्रपोजल नहीं है। प्रेसिडेंट एर्दोगान ने एक मुख्तलिफ किस्म का प्रपोजल दिया है। इंडिया मिडल ईस्ट के बजाय हम ये इराक कॉरिडोर बनाएंगे जो इराक और टर्की के थ्रू जाएगा। मीनवाइल चाइना ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो लॉन्च कर दिया है, बहुत मेरे ख्याल में 50% आगे उसने
इम्प्लीमेंट भी कर दिए हैं। एक सवाल के जवाब में मुनीर अकरम ने कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हमारे इनके साथ मजहबी, सकाफती और तारीखी ताल्लुकात हैं। वहाँ अगर कुछ दहशतगर्द अनासर इलाकाई अमन को खराब करने की वजह बनते हैं तो इनका कलाकमा होना चाहिए। रूस यूक्रेन जंग पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं, जंग को बंद करते हुए इस मसले का कोई बेहतर और पुरअमन हल सामने आना चाहिए। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। हुकूमत की डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों के बाद डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार है और कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 90 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद डॉलर की कीमत 295 रुपये 95 पैसे हो गई है। ओपन मार्केट की बात करें तो डॉलर की कीमत में 8 पैसे की कमी आई है, जिसके बाद डॉलर की कीमत खरीद 296 रुपये जबकि कीमत फरोख्त 299 पर आ गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है और कारोबारी दिन की ख़त्म पर 100 इंडेक्स में 49 पॉइंट्स का इजाफा और 100 इंडेक्स 45,803 पर बंद हुआ है। बाजार हिस्स में 133 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 144 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 30 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। बाजार हिस्स में 10 करोड़ 34 लाख रुपए से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ है, जिनकी मालियत 3 अरब 29 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उधर मुल्क भर की तरह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन 12वें रोज भी जारी रहा, जिसमें दर्जनों अफराद को गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम सज्जाद। वफाकी हुकूमत की हदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के तमाम सर्कल्स में 396 सार्फिन बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 392 बिजली चोरों के खिलाफ FIRs की दरख्वास्त मुतलका थानों में दायर कर दी गई हैं, जिनमें से 179 FIRs रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जबकि 20 मुलजमान को गिरफ्तार भी किया गया है। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 18 कमर्शियल, 4 ज़रई और 374 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं। लेस्को ने डेट डिफॉल्टर से रिकवरी का दायरा का सरकारी इदारों तक वसी कर दिया है। फेस्को रीजन में क्रैकडाउन के दौरान 8 अजला में मजमूई तौर पर 1125 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बिजली चोरों को 32 लाख से जायद डिटेक्शन यूनिट डाले गए, जबकि 13 करोड़ 49 लाख से जायद के जुर्माने किए गए। कैप्को रीजन में भी बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई बिला इम्तियाज जारी है और अब तक 611 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिन्हें 4 करोड़ 70 लाख से जायद के जुर्माने किए गए, जबकि 503 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ मैप्को रीजन में ऑपरेशन जारी है, जिसके दौरान मजीद 136 सार्फिन को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है। तफसील बता रहे हैं फरहान मिर्जा। बिजली चोरों और नादिंदगान के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन में जनूबी पंजाब के भी 3400 से जायद सार्फिन बिजली चोरी करते पकड़े गए हैं। मुहिम के दौरान 2700 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात के अंदराज के लिए पुलिस को दरखास्तें दी गईं। इस दौरान 100 के करीब चोरों को मैप्को टीमों ने पुलिस के हमरा जारी ऑपरेशन में गिरफ्तार किया। रीजन में एक रोज के दौरान मजीद 57 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात के अंदराज के अलावा 98,52,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। बाहुल नगर में गुज़श्ता 11 दिनों में 1,79,000 यूनिट्स की बिजली चोरी पकड़ी जा चुकी है। जनूबी पंजाब में 11,317 घरेलू सार्फिन से 6 करोड़ रुपए वसूल किए गए। 765 ताजरों से 8 लाख रुपए, 113 सनतकारों से 3 करोड़ 55 लाख रुपए और 414 जरी ट्यूबवेल सार्फिन से 2 करोड़ 34 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। बलूचिस्तान में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुताद्दिद कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए हैं। टेस्को के मुताबिक जिना टाउन, सरियाब, सब्जल और A1 सिटी कोयटा में कार्रवाई के दौरान 42 नादहिंदगान के कनेक्शंस मुनक़ता किया गए। स्मंगली रोड से 3 नादहिंदगान के ट्रांसफार्मर्स उतार दिए गए, जबकि लियाकत बाजार और पश्तूनाबाद में डायरेक्ट गैर कानूनी बिजली हासिल करने पर कनेक्शन मुनक़ता करके 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कासी रोड, नवाकड़ी बाईपास, जरगोनाबाद और GOR कॉलोनी कोयटा में भी कार्रवाई के दौरान 4 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। सूबे के दीगर शहरों में भी बिलों की अदम अदायगी पर मुतादिद कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए हैं। मुल्क भर में करेंसी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलविस पॉपुलर एक्सचेंज H&H कंपनी जहलम चौक पर छापे के दौरान
47 मिलियन मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की 8 रुकनी टीम ने छापामार कार्रवाई के दौरान कंपनी के 3 मुलाजिमीन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी तरह FIA गुजरांवाला जोन ने गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और नारोवाल के अजला में हवाला हुंडी और गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंज का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद करते हुए छापामार टीम ने रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया। छापे के दौरान UAE दरहम, यूरो और अमरीकी डॉलर्स करेंसी पकड़ी गई। पंजाब के जिला मंडी बहाउद्दीन में इसी नोयत की कार्रवाई में FIA पूरी तरह सरगर्म है और मुख्तलिफ छापों के दौरान करेंसी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के इल्जाम में 8,822 अमरीकी डॉलर, 1,705 UAE दरहम, 500 यूरो और 10,22,300 की पाकिस्तानी करेंसी पकड़ी गई। मुलजिमान के खिलाफ तमाम कार्रवाइयों में मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। हैदराबाद समेत सिंध के दूसरे शहरों में जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयों के नतीजे में चीनी की कीमतों में वाज़ेह कमी हुई है। तफसील बता रहे हैं शिराज अली डाहरी। हैदराबाद समेत सिंध के दूसरे शहरों में जखीरा अंदोजों और चीनी के गैर कानूनी स्टॉक रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद सार्फिन के लिए मार्केट में चीनी की कीमत में वाज़ेह कमी हो रही है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमतों में 40 से 50 रुपए फी किलो कमी वाक़ हुई है। इस वक्त सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रिटेल प्राइस 165 रुपए जबकि होल सेल में 160 रुपए फी किलो चीनी दस्तयाब है। अभी थोड़ी सी चीनी रिवर्स हुई है तो 160-170 रुपए आई है। अभी होलसेल में 160 रुपए चल रही है। अभी चीनी के जो रेट कुछ कम हुए हैं, देखें अब इससे क्या होता है। मैं तो हम चाहते हैं, आवाम चाहती है कि सब दुकानदार भी चाहते हैं कि रेट कम से कम हो। वफाकी हुकूमत की तरफ से तेजी से बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए पन्नो आकिल, हैदराबाद, उमरकोट, मीरपुर खास, ठट्टा और दूसरे शहरों में कई मकामात पर गोदामों पर छापे लगाए गए जिसमें बड़ी मिकदार में चीनी बरामद की गई। गैर कानूनी गोदामों को सील किया गया और बरामद होने वाली चीनी को मार्केट रेट पर आवाम को फरोख्त करने के लिए इकदाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफा कमाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और मुलविस अफराद के खिलाफ भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। ANF इंटेलिजेंस ने कोयटा में बड़ी कार्रवाई के दौरान ट्रक से 2.25 टन से ज्यादा मनशियात बरामद करके 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान ANF के मुताबिक 2330 किलोग्राम चर्स ट्रक पर नस्ब सीमेंट मिक्सचर मशीन में बनाए गए खुफिया खानों में थी। कोयटा के करीब मगरबी बाईपास पर कार्रवाई के दौरान ट्रक के हमरा एक छोटी गाड़ी भी पकड़ी गई है। गाड़ी में सवार 2 मुलजिमान सहूलतकार के तौर पर ट्रक का रूट क्लियर करवा रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक कला अब्दुल्ला, कोयटा और चमन से है, जो मनशियात चमन से बरास्ता कोयटा अंदरून सिंध स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा लिया गया है और ग्रोह के दीगर अरकान के गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश की जा रही है। हाल ही में मुल्क में बड़े पैमाने पर ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन के नतीजे में हुकूमत को बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं। ऑपरेशन निगरान हुकूमत और कौमी इदारों की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। मुल्क में बड़े पैमाने पर ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ इक़दाम उठाने पर अवाम ने आर्मी चीफ और निगरान हुकूमत की काविशों को सराहा है। ज़ख़ीरा अंदोज जो थे उनके खिलाफ एक अच्छा क्रैकडाउन हुआ। चीनी की जो कीमत थी वो 200 से ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन इस इकदाम की वजह से काफी सारी नीचे आई है। जो भी इकदाम हो रहे हैं पॉजिटिव हो रहे हैं, इसका तसलसल कायम रहना चाहिए। जो पिछली हुकूमत गुजरी है उनको ये इकदाम बहुत पहले उठाना चाहिए था, इसलिए कि आवाम बहुत शदीद कर्ब में थे। जो भी इस किस्म की जो माफिया है ये हुकूमत उस पर काम कर रही है, एक्शन ले रही है। निगरान हुकूमत और पाक फौज की क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अनासर के खिलाफ घेरा तंग करने पर भी अवाम ने मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया है। अब जो एक्शन शुरू हुआ है आर्मी की तरफ से, निगरान गवर्नमेंट की तरफ से, वो काबिल सताइश है। ये हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा इकदाम है जो स्मगलिंग को बंद किया जा रहा है। ये जो माफियाज के खिलाफ हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। इन्होंने बर वक्त इकदाम करके ये जो छापे मारे हैं इससे काफी बेहतरी आई है। डॉलर माफिया के खिलाफ जो कि लॉकडाउन किए हैं, हुकूमत को जो है मजीद इस तरह का इकदाम करने चाहिए। जितना लोगों ने ये डॉलर छुपा के रखे हुए हैं उनको बाहर लाना चाहिए। मुल्क में डॉलर की रोज बरोज गिरती कीमत क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इकदाम का ही नतीजा है।
और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के नुमाइंदा और सीनियर एंकर पर्सन सैयद नवारुल हसन न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। 78वां सेशन होने जा रहा है यूनाइटेड नेशंस का और जनरल असेंबली का ये इजलास है। अब निगरान वज़ीर आज़म नवारुल हक काकड़ भी इस इजलास में शिरकत करने के लिए, कलीदी खिताब करने के लिए आज रात अमरीका पहुँच रहे हैं। उनकी क्या मसरूफियात होंगी, ये इजलास कितनी अहमियत का हामिल है, ख़ासतौर पर अगर हम दुनिया के या वर्ल्ड ऑर्डर के तनाजुर में देखें तो अनवार से जानते हैं। अनवार, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नवार, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है खबरनामे में। आगाह कीजिएगा, 78वां सेशन है, पूरी दुनिया में इस वक्त ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से लेकर जो जंगियाँ हैं या फिर मौसमी तब्दीलियाँ हैं, मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं जो दरपेश हैं पूरी दुनिया को, तो ये 78वां सेशन बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। जी बिल्कुल, बहुत अहम सेशन है और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब आज न्यूयॉर्क पहुँच रहे हैं। इस सेशन में वो पार्टिसिपेट करेंगे और 22 सितंबर को वो कलीदी खिताब करेंगे। जो 19 सितंबर से 26 सितंबर तक इसे हाई वीक कहा जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में, जिसमें जो 193 मेंबर ममालिक हैं, इनके सरबराहान मुमलिकत और सरबराहान हुकूमत अपना नुक्ता नज़र यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में पेश करते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक इकट्ठ है, इज्तिमा होता है। अनवारुल हक काकड़ साहब को ये मुनफरिद एजाज़ हासिल हो रहा है कि वो पाकिस्तान की तारीख में पहले निगरान वज़ीर आज़म हैं जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। और कल मैंने इंटरव्यू किया जो अब आज इंशाल्लाह नशर होगा, हमारे जो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं, उनका ये कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म की जो तकरीर का फोकस है वो पाकिस्तान की जानिब से बिलखसूस निगरान हुकूमत ने इक़्तिसादी मैदान में जो इसकी बहाली के लिए दलेराना स्टेप्स लिए हैं, बग़ैर किसी मसलते में पड़े बग़ैर उसको उजागर किया जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो कश्मीर के हवाले से एक असूली मौक़िफ़ है उसे पुरज़ोर अंदाज में दोहराया जाएगा। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की जो करारदादें हैं कश्मीर में इस्तिसाब राय के हवाले से उस पर जोर देगा। और जो नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 में एकतरफा फैसले किए, एक आहनी पर्दा कश्मीर पे डाला हुआ है, उस हवाले से भी वज़ीर आज़म अपना मौक़िफ़ देंगे। फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से भी मुनीर अकरम साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान के इस हवाले से असूली मौक़िफ़ है कि एक इलाकाई अप्रोच अपनानी चाहिए और पूरी आलमी दुनिया को तालिबान की जो अफ़गान हुकूमत है उनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ तालिबान हुकूमत को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि उनकी सरजमीन से सरहद पार से पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हालिया दिनों में अटैक्स हुए हैं इनको रोका जाए। आपने बिल्कुल अहम नुक्ता उठाया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG समिट को बहुत खसूसी अहमियत दी जा रही है, बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि तरक्की पजीर ममालिक जो हैं वो तो जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, मुनीर अकरम साहब का कहना था वो पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन जो एफ्लुएंट ममालिक हैं जिन्हें कहा जो कि दुनिया की अमीर तरीन ममालिक हैं और उन्होंने वादे किए हुए हैं कि वो इस हवाले से पैसे देंगे। खुद एंटोनियो गुटरेस साहब का ये हालिया बयान आया है कि जो फंडिंग गैप है वो 25 खरब डॉलर से बढ़कर 42 खरब डॉलर हो गया। लिहाजा सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को खसूसी अहमियत दी जा रही है। इसमें जोर दिया जाएगा कि एक फंड क्रिएट किया जाए $500 बिलियन का, ताकि वो ममालिक पाकिस्तान जैसे जहां पर सेहत के मसाइल हैं, ग़िज़ाई किल्लत के मसाइल हैं, उनकी मदद की जाए, सही मानों में उस पर अमल दरामद हो। फिर मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक समिट भी खसूसी अहमियत की हामिल है। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की जानिब से कार्बन इमिशन 0.1% भी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान उन पहले 5 दुनिया के ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा बुरी तौर पर असरअंदाज होते हैं। जो हालिया पिछले साल के सैलाब थे उस सिलसिले में पाकिस्तान ने डोनर समिट भी की और $10 अरब की प्लेजेस किए गए थे, वादे किए गए थे। मुनीर अकरम साहब का कहना था कि उस बात को दोहराया जाएगा कि हमने प्रोजेक्ट जो दिए हैं उसके एवज जो तय था कि हमें $10 अरब के फंड्स दिए जाएंगे वो पाकिस्तान को मिलने चाहिए। इसके अलावा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की बड़े अहम बैनुल-अक़वामी मीडिया आउटलेट से इंटरेक्शन भी हैं, अल जज़ीरा TV, CNN, TRT, फ्रांस 24। इसके अलावा जो अमेरिका में बड़े थिंक टैंक्स हैं वहाँ का भी दौरा करेंगे और हर नुक्ते पे पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो तगड़े अंदाज में पेश करेंगे। उनका स्केड्यूल बड़ा पैक्ड है और आज उनका अराइवल है, हम भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो अनवारुल हक काकड़ साहब की मसरूफियात है उनसे आपको पाकिस्तान टेलीविज़न के ज़रिए लम्हा बलम्हा आगाह करते रहेंगे। पाकिस्तान बहुत अहम मुल्क है। मुनीर अकरम साहब का कहना था कि पाकिस्तान को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और वज़ीर आज़म साहब जब यहाँ आएंगे तो ऑब्वियसली चाहे वो बैनुल-अक़वामी मीडिया है या माहिरीन है, मुबस्सिरीन है, उनकी निगाहें उन पर मरकूज़ होंगी। पाकिस्तान
जी जी। अच्छा अनवर, जिस तरह कि आपने बहुत डिटेल से सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन मैं ज़रा बात करना चाहूँगी जो साइडलाइन मुलाकातें हो रही हैं और जो थिंक टैंक से भी मुलाकातें जो हैं वो मुतवक्के हैं वज़ीर आज़म साहब की, इनकी अहमियत को आप कैसे देखते हैं और इन मुलाकातों का आउटकम क्या हो सकता है आपकी नज़र में? देखिए, ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ये बेसिकली अब जो है वो वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, बयानिया बनाने का जो है वो मुकाबला किया जाता है। तो ये जो थिंक टैंक्स हैं, ज़ाहिर बात है राय आमा हमवार करने में इनका बड़ा कलीदी किरदार होता है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जब इनसे इंटरेक्ट करेंगे और जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के नुक्ता नज़र है, जो पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है बिलखसूस हिंदुस्तान की जानिब से, उसका काउंटर सामने आएगा। क्योंकि बहुत से जो यहाँ पर मगरबी मीडिया है और थिंक टैंक्स हैं, उसमें पाकिस्तान के हवाले से एक राय बनाई जाती है और पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं या सोच के हामिल लोग हैं, वो उनका यहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट है। तो उस इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए निगरान वज़ीर आज़म जो खुद माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्पीकर हैं, ही इज़ वेरी आर्टिकुलेट, तो ही विल गेट एन आइडियल अपॉर्चुनिटी कि वो पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत पाकिस्तान का नुक्ता नज़र इन राय आमा बनाने, हमवार करने वाले इदारों और थिंक टैंक्स के सामने जब रखेंगे तो ऑब्वियसली जब वो अखबारात में रिपोर्ट होगा तो जो गलत तासुरात हैं उनको ज़ायल करने में कलीदी मदद मिलेगी। जहाँ तक बहुत आपने शुक्रिया अनवारुल हसन, आपने हमें न्यूयॉर्क से बज़र स्काइप ज्वाइन किया और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से जो पाकिस्तान वहाँ पर रखने जा रहा है 78वें इजलास में, उस हवाले से तफसीली अपना मौक़िफ़ दिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 1965 की जंग के 18वें रोज तक भारत पाकिस्तान के जवाबी हमलों की सूरत में भारी नुकसान का सामना कर चुका था। अराद शुमार के मुताबिक दुश्मन के 453 टैंक और 106 जंगी तैयारे तबाह हो चुके थे, जबकि 18 टैंक पाकिस्तान के कब्जे में आ चुके थे। सियालकोट और जम्मू के मुहाज पर पाकिस्तानी फौज ने भारतीय अफवाज पर अपना दबाव जारी रखते हुए दुश्मन के मजीद इलाकों पर कब्जा किया। पाक फौज के हाथों वाघा बॉर्डर और अटारी सेक्टर में भारत के 7 टैंक्स तबाह हुए, जबकि 10 भारतीय फौजी जंगी कैदी बना लिए गए। पाकिस्तानी तोपखानों ने भारतीय अफवाज पर मुसलसल गोलाबारी जारी रखते हुए खेमकरन पर दुश्मन के 4 हमलों को नाकाम बना दिया। फाजिलका, राजस्थान और अखनौर के मुकामात पर पाकिस्तानी फौज ने फतुहात का सिलसिला जारी रखते हुए दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। पाक फौज के राजौरी सेक्टर में भारतीय बटालियन पर हमला आवर होते हुए 3 भारतीय सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। पाक फिजाइया ने कमाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए भारतीय फिजाइया के अड्डे अंबाला को निशाना बनाया और अंबाला में 4 कैमरा बमबार तैयारों और तनसीबात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। भारतीय मेजर जनरल ने अपनी जीप और डायरी छोड़कर फरार हो गया, जो पाकिस्तान ने कब्जे में ले ली। नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तानी फोर्सेस पर LOC से मुत्तसिल इलाकों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का इल्जाम लगाया है। LOC और चिकोटी सेक्टर से मुत्तसिल इलाकों के अवाम का यह कहना है कि भारत ने खामखा शोर मचा रखा है। LOC से मुंसलिक इलाकों में मुकम्मल अमन है। मजबूत अपोजिशन के मुकाबले के लिए मोदी के पास अभी कोई एजेंडा है नहीं है। वो चाहेगा कि इसको सिक्योरिटी इशू को इलेक्शन इशू बना के हिंदुस्तान के लोगों को एक दफा फिर बेवकूफ बनाया जाए। ये जो भारत की जानब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक तो मोदी इलेक्शन जीतने के लिए कर रहा है। LOC पे पुरअमन लोग जिंदगी गुजार रहे हैं और अल्लाह के फजलो करम से हम लोग इतने बुज़दिल भी नहीं है। अगर वो वक्त आया तो हम अपनी फौज के साथ शर्म इंशाल्लाह लड़ेंगे। माहौल ठीक है। इंडिया इलेक्शन अपने इलेक्शन आए उसकी वजह से वो माहौल को खराब करना चाह रहा है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो इंडिया को भरपूर जवाब दिया जाएगा। वो अपनी पार्टी को लोगों को कुछ दिखा के झूठा मूठा वो जीतने की कोशिश करेगा और करता भी रहा और अब भी करेगा। इंडिया एक है में मतलब अपने मकसद पूरे करने वास्ते एक गलत मतलब बयानबाजी कर रही है। अब इलेक्शन आते हैं इंडिया में तो ये हर साल यही ड्रामा करते हैं। हम लाइन ऑफ कंट्रोल के अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम LOC पे इधर खड़े हैं, ये बाजार है, यहाँ पे कोई दहशतगर्दी या ऐसा कोई माहौल नहीं है, पुरअमन लोग हैं। नरेंद्र मोदी अपनी इलेक्शन की मुहिम को कामयाब करने के लिए वो ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। डिफरेंट किस्म के जो अपने प्रोपेगेंडे बना रहे हैं, यहाँ से तो अभी इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे रहने वाले लोकल लोग हैं। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के जंगलात और दही इलाकों में अपनी बदनाम ज़माना कमांडो बटालियन फॉर रिजल्ट एक्शन कोबरा फोर्स को बाज़ाब्ता तौर पर तैनात कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कोबरा पैरामिलिट्री फोर्स की मुतअद्दिद कंपनीज मकबूजा कश्मीर के बालाई इलाकों में तैनात कर दी गई हैं, जो भारत में नक्सल बागियों के कत्लेआम के लिए बदनाम हैं। CRPF की कोबरा बटालियन को भारत में घने जंगलात के दुश्वार गुजार इलाकों में अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों का तजुर्बा है। भारत तमाम आलमी कवानीन और कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुतनाज़ा इलाके में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान इसराइली साख्ता ड्रोन्स और कीमियाई हथियारों समेत जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल कर रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान
तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में कहा है कि भारतीय काबिज हुकाम हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और आम शहरियों की नज़रबंदी को तूल देने के लिए अदालतों की तरफ से दिए जाने वाले उन अहकामात का बार बार सहारा ले रहे हैं जिनमें कहा जाता है कि अगर मुल्जिम किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं है तो उसे रिहा किया जाए। तर्जुमान ने हुर्रियत चेयरमैन मसरत आलम बट, शबीर अहमद शाह, मोहम्मद यासीन मलिक और आसिया अंदराबी की गैर कानूनी नज़रबंदी का हवाला देते हुए कहा कि वो इस लाकानूनियत की वजह से जेल में मुसलसल कैद हैं। तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने इस्लामाबाद में नौजवानों के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा अपने हक़ खुदरादियत के हुसूल के लिए जिद्दोजहद में मसरूफ़ अमल हैं। वाशिंगटन में मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई ने एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करने वाले आलमी रहनुमाओं से अपील की है कि वो तनाज़ कश्मीर से मुतालिक आलमी इदारे की करारदादों पर अमल दरामद के लिए फैसला कुन इक़दामात करें। भारत की मोदी सरकार इंतखाबात में फतह यकीनी बनाने के लिए 5वें रोज भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशानी में मसरूफ रही। भारतीय मीडिया ने बीजेपी की इमाम पर मनगढ़ंत ऑपरेशंस की झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी हैं। तफसील देखिए अब्दुल्ला शाद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलकर इंतखाबी कामयाबी समेटने की आदी भारतीय जनता पार्टी शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। यही वजह है कि मुल्की बदनज़मी से तवज्जो हटाने के लिए मोदी सरकार की भूंडी काविशें 5वें रोज भी जारी हैं। इंतखाबात से कबल सियासी फायदा हासिल करने के लिए भारतीय हुकूमत ने मनगढ़ंत ऑपरेशंस की झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अनंतनाग में तसादम जारी है और गडोल के घने जंगलात में शदीद फायरिंग हो रही है और पैरा कमांडो समेत हजारों भारतीय फौजी वहां जंग में मसरूफ हैं, जबकि जमीनी हकाइक इसके उलट हैं। कर्नाटक के इंतखाबात में शिकस्त के बाद मोदी सरकार खुलकर पाकिस्तान कार्ड खेल रही है ताकि रवां साल मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और अगले वर्ष लोकसभा चुनाव में इंतखाबी कामयाबी हासिल की जा सके। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। G20 इजलास के दौरान भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का नारवा सलूक और कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम। कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी तूल पकड़ गई। कनाडा ने भारत के साथ तयशुदा तिजारती मिशन मुलतवी कर दिया। दिल्ली में G20 सरबराही इजलास के दौरान कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के साथ नरेंद्र मोदी के गैर मुनासिब रवैये और कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम के इनकाद के बायस भारत कनाडा कशीदगी तूल पकड़ गई है। इसी कशीदगी के बायस कनाडा की जानिब से भारत के साथ अक्टूबर में तयशुदा तजारती मिशन मुलतवी कर दिया गया है। कनाडा की वजीर तजारत मैरी एन जी ने अपने बयान में कहा है कि अक्टूबर में भारत के साथ तयशुदा तजारती मिशन मुलतवी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन में हल्का बंदी कमेटीज के काम की रफ्तार का जायजा लिया गया और इस पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदी कमेटीज को सख्ती से हिदायत की गई है कि वो अपना काम हर सूरत रवा माह की 26 तारीख तक मुकम्मल करें ताकि 27 सितंबर को इब्तदाई हल्का बंदियों की अशात को मुमकिन बनाया जा सके। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में बताया गया कि यह सेंटर तमाम कंट्रोल रूम से मुंसलिक होगा जहां इंतखाबी मुहिम समेत हर इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग होगी। नताइज की मौसूली के लिए भी नया सिस्टम बना दिया गया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने कहा कि इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर डिजिटलाइज किया गया है। लोग व्हाट्सएप पर अपनी शिकायत टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में भेज सकेंगे। निगरान वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की मोहम्मद समी सईद से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हसीन ने मुलाकात की। मुलाकात में निगरान वजीर मनसूबाबंदी ने मुल्क में जारी तरक्याती मनसूबों बिलखुसूस सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए आलमी बैंक की मुसलसल हिमायत को सराहा। समी सईद ने मुल्क की इक़्तिसादी बहाली के लिए हुकूमत की कोशिशों का अदा करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की मईशत को पायदार राह पर गामजन करने के लिए भरपूर मेहनत कर रही है। मुलाकात में आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने अबूरी हुकूमत की तरक्याती पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया और मौसमी तब्दीली, इंसानी वसाइल की तरक्की, तालीम और पेशा वाराना तरबियत, रोजगार, पानी, ज़राअत और तवानाई की तरक्की के शोबों में ताउन जारी रखने का यकीन दिलाया। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुआवने खुसूसी बराए सयाहत सैयद वसी शाह ने लाहौर में निजी कॉलेज का दौरा किया और होटल और सियाहत की सनत के फ़रोग़ में इदारे की खिदमात को सराहा। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कुदरती हुस्न से मालामाल है। इसकी सियाहत की सनत को फ़रोग़ देकर ख़तीर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है और बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क के मुस्बत तासुर में इजाफे का बायस है। उन्होंने कहा कि सियाहत की तरफ तवज्जो देना वक्त की अशद ज़रूरत है।
خصوصی مشیر برائے انسانی حقوق مشال ملک کا کہنا ہے کہ کشمیر میں دنیا کی سب سے بڑی نسل کشی کی جا رہی ہے اور مظلوم کشمیریوں کی بستیوں کو ختم کیا جا رہا ہے. ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے. گوجر خان میں ہیلتھ کیئر اور لنگر خانے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشال ملک نے کہا کہ سوسائٹی کی جانب سے لنگر خانہ اور طبی سہولیات فراہم کرنا انسانیت کی خدمت کرنے کے مترادف ہے. انہوں نے کہا کہ آزاد ملک میں رہنا کسی نعمت سے کم نہیں. کشمیری اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں. ہمیں اپنی زمین اور اپنی شناخت پر فخر کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہماری جماعت ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے پرعزم ہے. اکاڑا میں پارٹی کارکن آصف بلوچ سے ان کے بھائی کے قتل کی تعزیت کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو جب بھی موقع ملا عوامی خدمت کی اعلیٰ مثالیں قائم کی. بلاول بھٹو نے کہا کہ مقتول کاشف بلوچ کے اصالِ ثواب کے لیے فاتح خوانی کرنے کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے. جمعیت علماء اسلام وے کے امیر مولانا فضل الرحمان نے کراچی کے مقامی اسپتال میں زیر علاج حافظ حمداللہ کی عیادت کی. اس موقع پر بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ JUI رہنماؤں اور کارکنان پر حملے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ بم دھماکوں اور حملوں سے ڈرانا یا مرعوب نہیں کیا جا سکتا. مولانا فضل الرحمان نے دھماکے کے زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی. لاہور میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف کی زیر صدارت پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کا مشاورتی اجلاس ہوا. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی. اجلاس کے شرکاء کو مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے تیاریوں پر بریفنگ دی گئی. مریم نواز نے کہا کہ 21 اکتوبر کو عوام نواز شریف کا تاریخی استقبال کریں گے. پارٹی رہنماؤں حمزہ شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال نے کہا کہ نواز شریف کی سیاست پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی ہے. قوم نواز شریف کا استقبال کر کے پاکستان کی ترقی کے ایجنڈے کا ساتھ دے گی. پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ ربیع الاول کے دوران ملک بھر میں خصوصی پروگرامز اور کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے گا جس میں غیر ملکی قیادت کو بھی مدعو کیا جائے گا. لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاہور میں 1 اکتوبر کو ہونے والی کانفرنس میں چرچ آف پاکستان کے بشپ سمیت دیگر مذاہب کے افراد کو بھی مدعو کیا جائے گا. طاہر اشرفی نے کہا کہ معاشرے سے عدم برداشت کے خاتمے کے لیے ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی چین کے صوبے ننشیا پہنچ گئے ہیں. منشیا کے دارالحکومت ینچوان میں وزیر اعلیٰ اور ان کے ہمراہ وفد کا پرتپاک استقبال کیا گیا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب اور ننشیا کے درمیان وفود کے تبادلے سے ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنے کے مواقع ملیں گے. انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ انڈسٹری اور زراعت سمیت دیگر شعبوں میں چین کے تعاون سے فائدہ اٹھایا جائے گا. اس موقع پر چینی حکام نے کہا کہ پنجاب سے سرکاری وفد کی آمد ان کے لیے اعزاز کا باعث ہے. نگراں وزیر اعلیٰ چین کے صوبہ ننشیا میں اپنے دورے کے دوران فرینڈشپ فارم کی استقبالیہ میں بھی شرکت کریں گے. پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان سے فارن سروس اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل محمد مسر جاوید کی قیادت میں آسیان ممالک سے تعلق رکھنے والے فارن ڈپلومیٹ کورس کے شرکاء نے گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات کی. وفد سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ آسیان ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں. آسیان ممالک سے سیاحت، تجارت اور تعلیم کے شعبے میں روابط بڑھانے سے دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ ملے گا. وفد میں انڈونیشیا، برونائی، کمبوڈیا، لاؤس، ملائیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام اور فلپین سے تعلق رکھنے والے ڈپلومیٹ کورس کے 22 سفیر شامل تھے. بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاع جہانت اکرزئی اور نگراں صوبائی وزیر مالیات امجد رشید نے کوئٹہ میں مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان حکومت نے صوبے میں لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے. لینڈ مافیا کے خلاف یہ کارروائی بلا امتیاز ہوگی. انہوں نے کہا کہ پہلے اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے. خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر. ناظرین، گرمی کے ستائے کراچی کے شہریوں کے لیے بارش کی خوشخبری. بارشیں برسانے والا سسٹم شہر میں کب اثر دکھائے گا، بتا رہی ہیں کراچی سے نورین آصف اپنی اس رپورٹ میں.
कराची इन दिनों गर्म और मरतूब मौसम की लपेट में है। गर्मी और हब्स के बाइस शहरी परेशान हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को नवीद सुनाई गई है। दरमियानी शिद्दत की मानसून हवाएं मशरकी सिंध में दाखिल हो रही हैं और इसके जेर असर कराची में 19 सितंबर से 20 सितंबर के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ कहीं दरमियानी और कहीं मूसलाधार बारिश मतवक्के है। ये जो लो प्रेशर एरिया पिछले कुछ 4-5 दिन पहले बना था खलीज बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में, तो फिर ईस्टर्न इंडिया, फिर होता हुआ सेंट्रल इंडिया में पहुंचा। इस वक्त वो राजस्थान पर मौजूद है, इंडिया के इलाके राजस्थान पर मौजूद है और उसकी मूवमेंट जो है सीधी वेस्टवर्ड ही है, वेस्ट और साउथ वेस्टवर्ड। इसका मतलब ये है कि हमारे जनूबी सिंध के हिस्से पूरे को ना एक तरह से जनूबी सिंध के जो इलाके हैं उसमें ठट्ठा, बदीन और पीछे थर पार कर और फिर आगे कराची, इन तमाम अजला को छूता हुआ गुजरेगा, इनके जनूब से गुजरेगा। तो असरात यही होंगे कि बारिश देगा। कल रात से फिर परसों का दिन जो होगा उसमें अच्छी बारिश है, पूरे शहर पे तकरीबन हो जाएगी और अच्छा स्पेल है कराची के लिए भी। रवां साल कराची में मानसून बारिशें मामूल से कम रिकॉर्ड की गई हैं, ताहम इस मानसून के आखिरी स्पेल का शहरी भरपूर लुत्फ उठाएं। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान सिंध, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और कश्मीर में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान ज़ेरीन सिंध में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड की गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले सिब्बी की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुर्बत में भी 42, नौकुंडी में 41, गिलगित और मुजफ्फराबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 31, कराची 36, पेशावर 34 और कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।